प्यारे दोस्तों, जामपुर गांव के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ी जंगल था। जंगल में बहुत किस्म के जानवर, दरिंदे परिंदे रहते थे। इसी जंगल के किनारे पर गांव से बाहर एक छोटा सा घर था। इस घर में एक विधवा औरत रहा करती थी जिसका नाम था अनीता। अनीता की उम्र लगभग 24-25 साल के करीब थी और उसका पति 2 साल पहले पेट की बीमारी के कारण इस दुनिया से चला गया था। अनीता बेसहारा थी। उसके पास अब कोई सहारा नहीं था। वो जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाती और उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। वो बहुत गोरी चिट्टी औरत थी, सुंदर थी, सुशील थी, लेकिन हर वक्त उसके ऊपर गम सा सवार रहता था, क्योंकि गांव के कुछ लोग उसकी खूबसूरती और उसके अकेलेपन का फायदा उठाना चाहते थे। उसके साथ छेड़खानी भी करते थे। पर अनीता ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी। उसकी जिंदगी का मकसद बस अपनी जरूरत को पूरा करना था और किसी दिन काटने ही रह गया था। एक दिन अनीता जंगल में लकड़ियां चुनकर इकट्ठा कर रही थी कि तभी एक पेड़ से एक बड़ा सा बंदर उतारकर अनीता के पास आया और उसके सामने आकर दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। जानवर तो जानवर होता है, इसलिए अनीता उस बंदर को देखकर घबरा गई। उस बंदर ने कोई हरकत नहीं की, बस एकटक चुपचाप अनीता को देखता रहा। यह देखकर अनीता का डर कुछ काम हुआ तो वो और उसमें धीरे से उसे बंदर की तरफ देखा और उससे कहा, तुम क्या चाहते हो? अनीता के बोलने पर बंदर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप निगाहें नीची कर ली, जैसे वो अनीता की बात समझ रहा हो। अनीता को जैसे खेल मिल गया हो। वो लकड़ियों को भूल गई। अब उसे देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन फिर वह थोड़ी देर के बाद अपनी लड़कियों के काम में लग गई। लेकिन वो बंदर वैसे ही बैठा उसे देखता रहा। जब अनीता अपनी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगी तो वो बंदर आकर उसके साथ लकड़ियां इकट्ठी करवाने लगा और उसकी मदद करने लगा। अनीता हैरान रह गई। उसने डरते डरते बंदर के ऊपर हाथ फेरने की कोशिश की, लेकिन डर की वजह से हाथ नहीं लगाया। लेकिन उससे बातें करने लगी और कहा, तू तो बहुत समझदार है। उस दिन से जब भी अनीता जंगल में लकड़ियां लेने जाती, वो बंदर रोजाना अनीता के पास आने लगा। वो कभी उसके लिए अमरूद लेकर आता, कभी केला लेकर आता और लकड़ियों में तो रोजाना ही मदद करता था। अब तो वो बंदर अनीता के घर के बाहर तक जाने लगा। कभी कभी वो अनीता के घर के बाहर सुबह से लेकर शाम तक खेलता रहता था। अनीता का भी उसे बंदर के साथ वक्त अच्छा गुजर जाता था। सुबह हुई कब शाम हो जाती, अनीता को पता ही ना चलता। अनीता की जिंदगी में एक खुशी सी आ गई थी। उसके चेहरे पर चमक और होठों पर मुस्कुराहट रहने लगी थी। इस तरह वक्त गुजरने लगा और बंदर और अनीता के बीच एक रिश्ता मजबूत होने लगा। जब भी अनीता अकेली होती तो वो बंदर उसे हंसाने के लिए कभी कोई खेल दिखाता तो कभी उसके सामने उल्टी सीधी हरकतें करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता। जब अनीता उदास होकर किसी कोने में बैठी होती तो वो बंदर आकर उसके कंधे से सट जाता और अपना सिर टिकाकर ऐसे बैठ जाता जैसे कोई बच्चा अपनी मां से लिपटता है। अब अनीता भी उसे अपने घर का एक हिस्सा मानने लगी थी। एक रात अनीता अपने घर के बाहर चुपचाप बैठी थी। चांदनी रात अपनी पूरी रौनक के साथ फैली हुई थी। अनीता आसमान के सितारों को देख रही थी। तभी उसकी नजर उस बंदर पर पड़ी जो थोड़ा दूर एक पेड़ की डाल पर चुपचाप बैठा सिर्फ अनीता को देख रहा था। अनीता ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दी, फिर कहा, वहां क्या कर रहा है? आजा मेरे पास। अनीता की बात सुनकर बंदर ने बिना कुछ बोले छलांग लगाकर उसके पैरों के पास चुपचाप बैठ गया। अनीता ने झुककर उसे अपनी गोदी में उठा लिया और उसके सिर पर ऐसे हाथ फेरने लगी जैसे कोई मां अपने मासूम बच्चे को सुला रही हो। उस रात पहली बार अनीता को अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। वक्त गुजरता गया और अनीता और उस बंदर का रिश्ता और गहरा होता चला गया। एक दिन अनीता को तेज बुखार हो गया। उसका पूरा बदन तप रहा था। वो अपने घर के अंदर लेटी हुई थी और वो बंदर बेचैनी से उसके पास बैठा हुआ उसके सर को सहला रहा था। फिर उसने जंगल से भागकर कई तरह के फल इकट्ठे किए और अनीता के सामने रख दिए। अनीता ने मुश्किल से आंखें खोली और कांपती आवाज में कहा, तू मेरी इतनी फिक्र क्यों करता है? बंदर ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहों में एक गहराई थी, एक ऐसा अपनापन जिसमें कोई लालच नहीं था, जैसे बरसों पुराना कोई रिश्ता हो जो लौट आया हो। अनीता ने उसके हाथ को हल्के से थामा और वहीं उसकी गोद में सिर रखकर सो गई। वो बंदर पूरी रात उसके पास बैठा रहा, जैसे उसकी सांसें गिन रहा हो।
2 दिन बाद अनीता पूरी तरह ठीक हो गई। अब तो वो बंदर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। जैसे उसकी सुबह भी उसी से शुरू होती थी और रात भी उसी की आंखों को देखकर खत्म होती थी। अनीता के मन में अब ये यकीन गहराता जा रहा था कि ये बंदर कोई मामूली बंदर नहीं है। इसमें कुछ ऐसा अपनापन है जो उसने इंसानों में भी कभी महसूस नहीं किया। जैसे कोई पुरानी रूह वापस आ गई हो और वो दोबारा जीने लगी हो। एक रात मूसलधार बारिश हो रही थी। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं देखता था। अनीता अपने घर के अंदर बैठी थी और वो बंदर आकर चुपचाप उसके पास बैठ गया। बिजली की तेज चमक में अनीता की नजर उस बंदर की आंखों पर पड़ी, जो गहरे काले होते हुए भी एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। अनीता ने डरते डरते उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमे से पूछा कि क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? बंदर ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से आकर अनीता की गोद में सिर रख दिया। अनीता की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ चुकी थी कि उसकी जिंदगी में जो खालीपन सालों से बना हुआ था वो अब खत्म हो चुका है। उस रात उसने बंदर को सीने से लगा लिया और पहली बार उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, ऐसा जैसे कोई अपना बरसों बाद लौट कर आया हो। और उसी पल से जैसे उसकी तन्हाई में कोई हल्की सी रोशनी सी उतर आई हो। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, लेकिन अब अनीता को अपने जिस्म में कुछ अलग सा महसूस होने लगा। उसे अजीब तरह की मछली आने लगी। भूख अचानक बहुत बढ़ गई और उसके शरीर में भी धीरे धीरे बदलाव नजर आने लगा। परेशान होकर वो गांव की उस बुजुर्ग दाई के पास पहुंची, जो औरतों के हर मामले बहुत की समझ रखती थी। दाई ने उसे देखा, परखा और बड़ी सादगी से कहा, अनीता तू अब अकेली नहीं है, तेरे पेट में बच्चा पल रहा है। यह सुनकर अनीता चौंक गई। उसने हैरानी से दाई की तरफ देखा और कहा कि यह कैसे हो सकता है? मेरा तो कोई पति भी नहीं और ना ही मेरा किसी मर्द से कोई ताल्लुक है। दाई ने उसके चेहरे पर नजर डाली और बड़े सुकून से कहा, बेटी ये तो सच्चाई है, अब तू खुद सोच ले। अनीता के पैरों तले जैसे जमीन सरक गई। वो घर लौटते वक्त उलझी हुई सी सोचने लगी कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है। उसे वो रात याद आई जब बंदर को अपने पास सुलाया था और उस वक्त अंदर से जो सुकून मिला था वो अब डर में बदल रहा था। क्या वाकई उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो समझ नहीं पाई? क्या वही बंदर उसकी कोख की वजह है? ये सोचते ही अनीता घबरा गई और अब उसका दिल डर और शक से भर चुका था। अब वो हर रोज उस बंदर को देखती जो हमेशा की तरह उसके आसपास ही रहता, कभी लकड़ियां इकट्ठा करता, कभी उसके लिए कोई फल लाता। लेकिन अनीता के दिल में अब डर और झिझक बैठ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये जो हो रहा है वो प्यार है या कोई अजूबा या कोई चमत्कार है या कोई रूहानी साया। क्या वो बंदर कोई आम जानवर है या कोई फंसी हुई रूह या कोई देवता है जो उसकी जिंदगी में इस तरह शामिल हो गया है? इन सवालों ने अनीता को अंदर से परेशान कर रखा था और उसकी हालत ये हो गई थी कि वो खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या महसूस कर रही है। अब उसका हमल ठहरना गांव की औरतों की जुबान पर चढ़ गया था। हर गली नुक्कड़ पर लोग बातें बना रहे थे। कोई ताने देता, कोई हंसकर कहता, अरे हम भी तो यही थे। कोई चुपचाप देखता, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, एक विधवा औरत के पेट में बच्चा कैसे पल रहा है? जरूर ये कोई गुनाह ही होगा। गांव की औरतें आपस में कहने लगीं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल का कोई जिन जिन्नात, कोई राक्षस किसी और शक्ल में आकर उसके सपनों में उतरता हो। अनीता इन सब बातों की वजह से अंदर से टूट गई थी, जबकि उसे पूरा यकीन था कि उसने किसी मर्द के साथ कभी कोई रिश्ता नहीं बनाया। फिर भी यह हमल कैसे हो सकता है? हर रोज उसे वही एक रात याद आती थी जब उस मूसलाधार बारिश में उसने उस बंदर को अपनी गोद में सुला लिया था और उसके बाद ही उसके जिस्म में बदलाव आने शुरू हुए थे। एक दिन अनीता अपने घर के बाहर बैठी थी और वो बंदर पास ही एक पेड़ की डाल पर बैठा चुपचाप उसे देख रहा था। अनीता ने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या तू जानता है मेरे साथ क्या हो रहा है? बंदर वैसे ही टकटकी लगाए उसके चेहरे को देखने लगा। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो उस बरसात वाली रात थी। अनीता की आंखें भर आईं और उसके होंठों से धीरे धीरे निकले वो अल्फाज जिनमें दर्द भी था और अपनापन भी। मैंने तुझसे दिल से मोहब्बत की है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? कहीं तू ही तो इस हमल का कारण नहीं बन गया?
जब गांव के लोगों को यह खबर लगी कि अनीता पेट से है, तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। पंचायत बुला ली गई, अनीता को सामने लाया गया। गांव के मुखिया ने कड़क आवाज में कहा, अनीता, सच सच बता दे, तेरे पेट पल रहे बच्चे का बाप कौन है? अनीता चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने बहुत धीरे से कहा, मुझे खुद नहीं पता मुखिया जी। पंचायत में बैठे कुछ लोग चिल्लाने लगे, बिना मर्द के पेट में बच्चा कैसे आ सकता है? तू झूठ बोल रही है। बस एक रात मैंने एक बंदर को अपनी गोद में सुला लिया था। यह सुनते ही मुखिया जी जोर से हंसने लगे। इसका मतलब बंदर ने तुझे हमला कर दिया। वहीं पंचायत में बैठे कुछ लोग चिल्लाने लगे, बिना मर्द के पेट में बच्चा कैसे आ सकता है? तू झूठ बोल रही है। जो कभी अकेलेपन से डरती थी, अब पूरी तरह तन्हा हो चुकी थी। सारे गांव के लोग उससे नाता तोड़ चुके थे और अब उसके दिल में बस एक ही खौफ पल रहा था कि इस दुनिया में वो अपने उस आने वाले बच्चे के साथ कैसे जी पाएगी। रात के सन्नाटे में वो डर उसके सीने में उतर आता था और उसे नींद नसीब नहीं होती थी। वो जागती रहती थी, अपने पेट पर हाथ रखकर उस जान की हरकतें महसूस करती रहती थी, जो अब उसके अंदर दिन ब दिन परवान चढ़ रही थी। मगर उसका मन अब भी बेचैनी और उलझन से भरा हुआ था। एक रोज वो अकेली अपने उस घर में थी, तभी वो बंदर वहां आया और धीरे से उसके सामने बैठ गया और अपना सिर उसके घुटनों पर टिका दिया। अनीता ने उसकी तरफ देखा और बड़ी नरमी से पूछा, क्या तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? बंदर ने बिना एक लफ्ज बोले अनीता के चेहरे को गौर से देखा और उसकी आंखों से एक एक आंसू टपकने लगे। अनीता चौंक गई और बोली, तू क्यों रो रहा है? तभी बंदर ने उसके हाथ को बड़ी शराफत से अपने हाथों में थाम लिया। अनीता ने उस लम्हे में यह महसूस किया कि इस बेजुबान में भी कोई ऐसी नजदीकी छुपी हुई है जो कोई अपना ही महसूस करवा सकता है। मगर इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाती, वो बंदर एकदम से उठा और जंगल की तरफ जाने लगा। अनीता ने उसे पुकारा, अरे रुक जा, कहां जा रहा है? लेकिन उस बंदर ने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। अनीता वहीं बैठी रह गई और उसके दिल में अजीब सी उलझन पैदा हो गई। अगले दिन गांव में एक जाने माने बुजुर्ग पहुंचे, जिन्हें लोग फकीर दरवेश के नाम से जानते थे। जब गांव वालों ने उन्हें अनीता की हालत के बारे में बताया, तो उन्होंने अनीता को बुलवाया। अनीता उनके सामने पहुंची तो उन्होंने उसकी तरफ देखा और बहुत गहरी आवाज में कहा, तेरे बेटी, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो कोई आम बच्चा नहीं है। वो किसी खास ताकत का असर है। क्या तेरे पास कभी कोई जानवर आया है? अनीता ने नजरें नीची करके बड़े धीमे लहजे में कहा, हाँ बाबा, एक जंगली बंदर मेरे पास आया था। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैंने उसे अपने घर में अपने पास रख लिया, मगर अब वो कहीं चला गया है। फकीर दरवेश ने लंबी सांस खींचकर कहा, वो कोई मामूली बंदर नहीं था। वो कोई अच्छी चीज है जो किसी की बद्दुआ की वजह से बंदर बन गया है। लेकिन जब उसे तुझसे असली मोहब्बत महसूस हुई तो उसकी वो बद्दुआ खत्म हो गई। अनीता अब भी हैरत से उनकी तरफ देखे जा रही थी। उसके होंठ हिले और आवाज निकली, क्या वो बच्चा वाकई में इस बंदर का है? फकीर दरवेश ने बहुत गंभीर होकर कहा, हाँ, वो एक ऐसी जान है जो इंसान और जानवर की मोहब्बत से पैदा हुई है। मगर जैसे ही वो दुनिया में आएगा, उसके साथ एक बड़ा इम्तिहान भी आएगा। वो बच्चा अपनी पहचान और वजूद के लिए एक बड़ी मशक्कत उठाएगा। अनीता ने कांपती आवाज में पूछा, कैसा इम्तिहान बाबा? तो फकीर दरवेश बोले, वो बच्चा बहुत सी ताकतों के साथ पैदा होगा, मगर उसे हासिल करने के लिए अंधेरी और बुरी ताकतें भी जाग उठेंगी और तुझे अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी हिफाजत करनी होगी। अनीता की आंखों में अब डर साफ झलकने लगा था। उसने कांपते लब्बों से पूछा, मगर वो बंदर अब कहां गया? तो फकीर दरवेश ने कहा, वो अब अपनी असली शक्ल में लौट चुका है। उसने अपनी असली शक्ल को हासिल कर लिया है, पर जब अंधेरे का साया फिर से सर उठाएगा, वो जरूर लौटेगा और तुझे बचाने के लिए सामने आएगा। इसी यकीन के साथ धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अनीता के पेट का वजन बढ़ता चला गया, मगर गांव वाले अब भी उसे शक की नजर से ही देखते रहे। लेकिन अब अनीता के दिल में एक अलग ही ताकत जाग चुकी थी। उसे पूरा भरोसा था कि वो अपने बच्चे की हिफाजत करने में कामयाब होगी। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां जमा कर रही थी, तभी घने दरख्तों के पीछे से एक अजीब सी सनसनाहट सुनाई दी।
उसने जैसे ही पलट कर देखा तो सामने एक बहुत बड़ा काला नाग फन फैलाए खड़ा था। डरते हुए अनीता पीछे हटने लगी, मगर वो नाग उसकी तरफ बढ़ता ही चला आया। घबराकर अनीता ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी हरकत हुई। जब उसने आंखें खोली तो सामने वही बंदर खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी ताकत की पहचान थी। उसने नाग पर हमला किया और उसे जोर से धक्का दिया। नाग एक जोर की फुफकार मारकर अंधेरे में गुम हो गया। अनीता कांपती हुई उस बंदर को देख रही थी। उसकी आंखों में वही अपनापन था जो हमेशा उसके साथ रहता था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, वो बंदर फिर से जंगल की तरफ भाग गया। अब अनीता जान चुकी थी कि उसका बच्चा कोई मामूली नहीं, बल्कि कोई अलामत की निशानी है। कोई बड़ी ताकत उसके अंदर परवरिश पा रही है। बंदर का अचानक आना और नाग से उसे बचाना इसी का इशारा था कि कुछ बहुत बड़ा वाकया होने वाला है। लेकिन अनीता के दिल में अब भी सवाल थे। क्या वो बंदर वाकई कोई जिन या कोई और मखलूक था? अगर वो किसी ऊंची हस्ती का अक्स था तो मुझसे दूर क्यों हो गया? और वो नाग, वो कौन था? इन उलझनों ने अनीता की रातों की नींद छीन ली थी। अब उसका वक्त करीब था। जिस्म भारी हो चुका था, चलना फिरना मुश्किल होता जा रहा था और गांव की औरतें अब भी उससे दूरी बनाए हुए थीं। उसके लिए हर दिन जैसे एक इम्तिहान बन गया था। फिर एक रात जब तूफानी हवाएं चल रही थीं, आसमान बिजली से गूंज रहा था। अनीता अपने घर में अकेली बैठी थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके घर के बाहर से गुजर रहा है। जब उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा कि एक शख्स काले लिबास में लिपटा हुआ खड़ा था। कौन हो तुम? अनीता ने डरे हुए लहजे में पूछा। उस शख्स ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में एक लंबा नुकीला डंडा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक थी, लेकिन आंखों में सर्दी और बेरहमी थी। उसने कहा, तू जो बच्चा अपने अंदर समेटी है वो कोई मामूली बच्चा नहीं, वो एक निशानी है ताकत की, और मैं उसे लेने आया हूं। अनीता एकदम घबरा गई और पीछे हटते हुए बोली, कौन हो तुम? वो शख्स एक कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मैं वो हूं। अगर किसी इंसान के ऊपर मेरी परछाई भी गिर जाए तो उसका हफ्तों तक बुखार नहीं जाता। मेरा नाम शमशान की हड्डी है। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है जिसने तुझे अपनी मोहब्बत से रोशन किया। मैं तेरे अंदर पल रही इस ताकत को पैदा होने से पहले ही मिटा दूंगा, क्योंकि अगर ये जहां में आ गया तो हमारी दुनिया का तख्त हिल जाएगा। ये कहते हुए वो कहर की तरह झपटा, लेकिन उसी लम्हे जंगल की तरफ से एक गूंज सुनाई दी। अंधेरे में दो नूरानी आंखें चमकी और बादलों की तरह कोई हैबतनाक साया सामने आ गया। वो वही बंदर था, मगर अब उसकी आंखों में गुस्सा था। वो फौरन छलांग लगाकर शमशान की हड्डी के सामने आ गया। उसने उसके उस नुकीले डंडे को झपट्टा मारकर छीन लिया और उसे अपने हाथों से जमीन पर फेंक दिया। अब दोनों के बीच एक खौफनाक जंग छिड़ गई। अनीता डरते हुए घर के दरवाजे पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। बंदर हर वार को होशियारी से टाल रहा था और फिर एक भयानक वार के साथ उसने शमशान की हड्डी को जमीन पर गिरा दिया। उसकी कराहट आसमान तक पहुंची। फिर एक बिजली चमकी और चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी फैल गई। उस शमशान की हड्डी का जिस्म धुएं में बदलता गया और फिर हवा में घुल गया। बंदर अब अनीता की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक गहरी मोहब्बत और रहम था। कांपती हुई अनीता ने कहा, तू कौन है? वो धीरे से उसके पास आया, अपना हाथ उसके हाथों में रख दिया और फिर उसके जिस्म से एक नूर फूटा और वो एक हसीन खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। अनीता हैरत में डूबी खड़ी थी। उसके सामने अब एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसका चेहरा बहुत चमकदार और नूरानी था। उसकी आंखों में रहम और मोहब्बत की वो गहराई थी जो किसी और जहां से आती है। और वो धीरे से बोला, मैं कोई आम बंदर नहीं हूं अनीता, मैं जिन्हों के बादशाह का बेटा हूं। मुझ पर एक ऐसा श्राप था जिसने मुझे इंसान से जानवर बना दिया। जब तक मैं किसी औरत की मोहब्बत की सच्ची कसौटी पर खुद को साबित न कर लूं, तब तक मुझे इसी हालत में रहना होगा। ये सब सुनकर अनीता की आंखें हैरत से फैल गईं और वो कांपती आवाज में बोली, तो फिर तूने मुझसे मोहब्बत क्यों की? वो नौजवान जिन बोला, क्योंकि तेरी मोहब्बत में कोई लालच नहीं था। तूने मुझे अपना समझा बिना किसी चाहत या उम्मीद के, और तेरी उसी पाक मोहब्बत ने मेरा श्राप तोड़ दिया। अब मैं फिर से जिन बन गया हूं, मगर अब सामने एक और इम्तिहान खड़ा है।
यह सुनकर अनीता चौंक गई और बोली, कैसा इम्तिहान? वो नौजवान बोला, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो कोई मामूली बच्चा नहीं, वह बहुत ताकतवर, बुरे साए और खबीश उसके सामने फटक भी नहीं सकेंगे। लेकिन अंधेरे की ताकतें अब भी जिंदा हैं। उनमें सबसे खतरनाक है वो दानव जो इस बच्चे को पैदा ही नहीं होने देगा, और तुझे इसे हर हाल में बचाना होगा। यह सुनते ही अनीता ने उसका हाथ कस के थाम लिया और डबडबाई आंखों से बोली, लेकिन तूने मुझे अकेले छोड़ क्यों दिया था? उस नौजवान ने एक सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुझे इसलिए छोड़कर गया था ताकि तेरी मोहब्बत और हिम्मत की परख हो सके। मैं देखना चाहता था कि क्या तू मेरे बगैर भी इस मेरी औलाद की हिफाजत कर पाएगी, और तूने साबित कर दिया कि तू मेरी सच्ची हमसफर है। अनीता की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने उस नौजवान जिन को अपने सीने से लगा लिया और बोली, अब मैं तुझे कभी जाने नहीं दूंगी। उस नौजवान ने धीमे से कहा, अब मैं तुझे छोड़ने वाला भी नहीं, मगर तेरे बच्चे की हिफाजत के लिए मुझे फिर से अपने रूहानी रूप में लौटना होगा, और मैं वापस आऊंगा उस वक्त जब तेरे और इस बच्चे के वजूद पर कोई खतरा मंडराएगा। यह सुनते ही अनीता का चेहरा घबरा गया और वो कांपती आवाज में बोली, लेकिन जब तू चला जाएगा तो मैं तन्हा कैसे रहूंगी? उस नौजवान ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामा और बोला, तेरे पेट में जो रोशनी है वही तेरा सहारा बनेगी, और मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। चाहे तू मुझे देख ना सके, मगर मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। फिर उसने धीरे से अनीता का हाथ छोड़ा और फिर से बंदर बन गया। जाते वक्त उसने अनीता को वो आखिरी नजर दी जिसमें सारी मोहब्बत और भरोसा बसा था, और वो जंगल की तरफ दौड़ गया। अनीता वहीं बैठी रह गई। उसके अंदर अब खौफ भी था और मोहब्बत भी, लेकिन सबसे ज्यादा ये एहसास था कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो सिर्फ उसकी औलाद नहीं, बल्कि नेक लोगों की हिफाजत का जरिया है। वक्त करीब आता जा रहा था। उसके जिस्म में हरकतें बढ़ने लगी थीं। गांव के लोग अब भी उसे शक से ही देख रहे थे, मगर अनीता के दिल में अब कोई गलत फहमी नहीं बची थी। न डर था, न डर का नाम। उसे यकीन था कि ये औलाद किसी बहुत बड़े मकसद के लिए इस जमीन पर आ रही है। सुबह होते ही गांव में कुछ अजीब सा होने लगा। आसमान में स्याही छा गई। तभी अनीता के पेट में एक जोर की टीस उठी। वो दर्द से कांपती हुई जमीन पर बैठ गई। बंदर ने अपने हाथ को उसके माथे पर रखा तो अनीता को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में कोई नूरानी ताकत घुस रही हो। उस तेज दर्द के बीच एक नरम और रूह को छू लेने वाली रोशनी पैदा हुई, और उसके साथ ही एक मासूम सी रुलाई हवा में गूंज गई। अनीता ने नीचे देखा तो पाया कि उसकी गोद में एक ऐसा बच्चा था जिसके जिस्म नूर चमक रहा था। ये औलाद इंसान और रूह के एक होने की अलामत है। ये आने वाले जमाने में सच और इंसाफ की बुनियाद बनाएगा। इसकी हिफाजत करना अब तेरा सबसे बड़ा फर्ज है। अनीता ने मोहब्बत से उस बच्चे को सीने से चिपका लिया और बोली, मैं इसकी हिफाजत जान देकर करूंगी। बंदर ने सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा, अब मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन अनीता ने डरते हुए कहा, अब तू मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। बंदर ने बड़ी नरमी से कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं फिर से अपने असली रूप की ओर लौटूं, मगर जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी मैं जरूर वापस लौटूंगा। अनीता की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और वो कांपती आवाज में बोली, तू कौन है? बंदर ने गहरी और स्थिर आवाज में कहा, मैं जिन्हों के बादशाह का बेटा हूं, लेकिन अब मैं तुझसे और तेरे बच्चे से जुड़ चुका हूं, और जब भी इस बच्चे पर कोई संकट आएगा मैं उसे बचाने जरूर आऊंगा। अनीता ने उस बच्चे को गोद में मजबूती से भर लिया और बोली, मुझे पूरा भरोसा है, तू मुझे कभी अकेली नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब तू ही मेरा पति है। बंदर ने एक बार फिर मोहब्बत से उसकी तरफ देखा और गले से लगाया और बोला, अनीता, मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत मिली है, दिल तो मेरा भी नहीं करता कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं, पर क्या करूं, मजबूरी है। और फिर धीरे धीरे एक चमकती हुई रोशनी में तब्दील होकर आसमान में गायब हो गया। अनीता ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब किसी और ही मोड़ पर चल पड़ी है। गांव के लोग जो कभी उसे बुरा भला कहते थे, अब उसके सामने सिर झुकाने लगे। अब वही लोग उसे किसी देवी का रूप मानकर पूजने लगे। अनीता ने उस बच्चे की परवरिश इतनी मोहब्बत और हिम्मत से की जैसे वो खुद एक रक्षक हो।
उसे ये यकीन था कि जब भी उसके बच्चे पर कोई खतरा आएगा तो इसका बाप यानी मेरा पति वही ताकत बनकर उसके लिए वापस लौटेगा। बंदर की मोहब्बत अब अनीता की जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी थी जो कभी खत्म नहीं होता। अब वो बंदर जो हकीकत में जीनों के बादशाह का बेटा था, यानी जीनों का शहजादा, अपनी बीवी और बेटे के पास आता रहता था। इस तरह ये कहानी एक विधवा औरत और एक रूहानी बंदर की मोहब्बत की है, जो सैकड़ों बरसों तक लोगों को इंसानियत और नूर का पैगाम देती रहेगी। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।